देवकी जी अपने कमरे में पति की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी हुई थी और बैठे बैठे सोच रही थी कि अपने ही बेटे मुझे यह दिन दिखा देंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके जाने के बाद बेटों ने कितना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। सोचते सोचते देवकी जी की आंखें नम हो गई। आज से 6 महीने पहले उनके पति रामचरण जी की मृत्यु हो गई थी। तब दोनों बेटे और बहू भी उनकी खूब सेवा कर रहे थे। लेकिन उनके जाते ही तो देवकी जी के जीवन में ऐसा भूचाल आया कि सब कुछ बदल कर रख दिया। कभी देवकी जी अपने घर की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन आज इस घर में उनके लिए कोई खास जगह नहीं है। बेटे बहू से लेकर पोते पोती तक कोई भी उनकी कद्र नहीं करता। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता चला जाता है, उसकी कद्र भी कम होती चली जाती है। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। रामचरण जी अपनी आंखों के आगे ही अपने तीनों बच्चों की शादी और दोनों बेटों के लिए 2 मंजिला घर बनाकर गए थे। बेटों की पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं की थी। देवकी जी और रामचरण जी ने अपने दोनों बेटे और बेटी राधिका को बराबर प्यार दिया। रामचरण जी के मरने के बाद एक दिन उनके दोनों बेटे देवकी से बोले, माँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर आपको ज़मीन जायदाद का क्या काम है। अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियाँ अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहू से अपनी सेवा करवाओ। शान से बैठकर हुक्म चलाना अपनी बहुओं पर। फिर देवकी जी बोली, बेटा तुम यह सब क्या कह रहे हो? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। तभी बड़ा बेटा बोला, अच्छा माँ, छोड़ो इन सब बातों को। ये कुछ पेपर्स है, इन पर दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा, इस पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दस्तखत करने से पहले कागजों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन यह बात तो पराये लोगों के साथ लागू होती है। यहाँ मुझसे कौन धोखा करेगा? ऐसा कहते हुए देवकी जी ने कागजात पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए, उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए कि यह कागज़ किस चीज़ के है। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इस पर यह लिखा है कि आप अपने गांव वाली सारी ज़मीन हमारे नाम कर रही हो। यह सुनकर देवकी जी को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागजात पर दस्तखत करवा लिए। पर फिर सोचने लगी कि बेटा सही तो कह रहा था कि इस उम्र में मैं ज़मीन जायदाद का क्या करूँगी। अगर यह मैंने उन्हें दे भी दी तो क्या हो गया, अब आराम से रहूँगी। दोनों बहू और बेटों से खूब सेवा करवाऊँगी। अगले दिन देवकी जी नहा धोकर पूजा करके नाश्ता का इंतज़ार करने लगी। दोनों बेटे नाश्ता कर रहे थे। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए रेडी थे। जब सब लोग नाश्ता करके निकल गए तो देवकी जी बड़ी बहू से बोली, बहू जरा मुझे भी नाश्ते में कुछ दे दो, उसके बाद मुझे भी दवाई लेनी है। माँ जी, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अभी अभी तुम्हारे बेटे और बच्चे नाश्ता करके गए हैं। किचन में सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। देवकी जी कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगी। काफ़ी देर हो गई। देवकी जी रसोई में जाकर देखने लगी तो छोटी बहू आंखों को चढ़ाते हुए बोली, माँ जी, तुम तो बिल्कुल भुक्कड़ की तरह करती हो। बोला ना अभी बैठ जाइए। तभी बड़ी बहू बोली, रुको, तुम्हें ज़्यादा ही भूख लगी है ना, तो यह लो। बड़ी बहू देवकी जी के हाथों में ठंडी काली पीली चाय और 2 सूखे ब्रेड पकड़ाते हुए बोली, लो, इसे खाकर जल्दी से बाकी का काम समेट लेना। देवकी जी दोनों बहू को बड़ी हैरानी से देखती रह गई। बहू, यह चाय तो बिल्कुल ठंडी है। ऐसा लग रहा है जैसे घंटों से रखी हुई चाय मुझे दे दी। इतना सुनते ही बड़ी बहू गुस्से में बोली, बुढ़िया, जब तुझे सब्र नहीं था तो क्या करे, फेंकने से तो अच्छा है तुम ही पी लो। कहकर दोनों बहू एक एक गिलास दूध बादाम वाला लेकर अपने अपने कमरे में चली गई। अपनी बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर देवकी जी का कलेजा मुंह को आ गया। देवकी जी ठंडी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब खाने का समय हुआ तो छोटी बहू ने रात की सूखी सब्जी और बासी रोटी लाकर देवकी जी के आगे रखते हुए बोली, यह पकड़ो खाना। इसे खाने के बाद बच्चों को बस स्टैंड से ले आना। हम दोनों अपनी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, हमें आने में देर हो जाएगी। बोलकर दोनों बहू टिप टॉप होकर किट्टी पार्टी के लिए निकल गई। देवकी जी आज यह सब समझने में असमर्थ थी
कि उनके आगे पीछे माँ जी करके सारा दिन उनकी सेवा करने वाली बहू आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। मुझे गरम गरम खाना खिलाने वाली बहुएं आज मेरे हाथों में बासी रोटी पकड़ा कर चली गई। उसी समय उनकी बेटी राधिका का फ़ोन आया। माँ कैसी हैं आप? भैया भाभी ख्याल तो रखते हैं ना आपका? देवकी जी बोली, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे दोनों भाइयों और भाभियों ने तो मुझे सर आँखों पर बैठा रखा है, तू मेरी चिंता मत किया कर। अच्छा माँ ये बताओ खाना खा लिया आपने? खाने की थाली को देखकर देवकी जी की आंखें नम हो गई और बोली, हाँ बेटा तेरी भाभी अभी गरम गरम खाना परोस कर गई है, तू एक काम कर बाद में बात करना, मैं पहले खाना खा लूँ। कहकर देवकी जी ने फ़ोन रख दिया और उसके बाद उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। देवकी जी अपने दुख को बेटी के आगे बयां नहीं करना चाहती थी, अपनी वजह से उसे परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए देवकी जी ने फ़ोन काट दिया। बेमन से वही बासी रोटियां खाने के बाद वो बच्चों को लेने स्कूल चली गई। जाते जाते रास्ते में सोचा कि आज वह अपने दोनों बेटों से इस बारे में बात करेगी, बताएगी उनको कि उनकी पत्नियां कितनी बढ़िया सेवा कर रही है उनकी माँ की। शाम को देवकी जी बाहर ही आंगन में बैठकर दोनों बेटों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों बेटे घर आए तो देवकी जी ने बेटों से बात करना चाहा। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा कई दिन से बहू। देवकी जी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि बड़ा बेटा झुंझलाते हुए बोला, माँ घर में आकर खड़ा नहीं हुआ हूँ कि आपने अपनी रेडियो चालू कर दी। कहते हुए वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब छोटा बेटा आया तो देवकी जी बोली, बेटा जरा सुनो। छोटा बेटा भी फ़ोन पर बात करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। देवकी जी अपना सा मुँह लेकर रह गई। अगले दिन सुबह जब दोनों बेटे नाश्ता कर रहे थे, वहाँ जाकर जैसे ही देवकी जी ने बैठने के लिए कुर्सी सरकाई, उन्हें देखकर बड़ी बहू गुस्से में बोली, माँ जी आप थोड़ी देर रुक नहीं सकती क्या? पहले अपने बेटों को तो नाश्ता कर लेने दो। बहू अब क्या मैं अपने बेटों के पास भी नहीं बैठ सकती? देवकी जी भी थोड़ी सख्त होकर बोली। देखा अपनी माँ के तेवर, बताओ मैंने कौन सा गलत बोल दिया इन्हें? बहू कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू ये कौन से लहजे में बात कर रही हो तुम? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? माँ क्या आप भी सुबह सुबह फालतू का ड्रामा करने लगती हो? फिर बड़े बेटे के साथ साथ छोटा बेटा भी और सुर में सुर मिलाते हुए बोला, माँ बात का बतंगड़ बनाने में जरा भी देर नहीं करती। ये भी नहीं देखती कि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं और आप हो कि सुबह सुबह घर में कलह मचाना शुरू कर देती हैं। तभी छोटी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाओ यहाँ से और नाश्ता करने दो इन्हें, सुबह सुबह मूड खराब कर देती हैं। देवकी जी जस के तस खड़ी रह गई। बहू की तेज आवाज़ सुनकर तो जैसे उनके हाथ पांव सुन पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हो। अपने बेटे और बहू से बेइज्जत होकर देवकी जी चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। अब तो रोज़ ऐसे ही चलता था। बहू के साथ साथ बेटे भी माँ का अपमान करने से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन देवकी जी मंदिर गई हुई थी। दोनों बेटे और बहू आपस में हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। देखो जी, हम तो कहते हैं अब गांव वाली ज़मीन तो हमारे नाम हो ही चुकी है और यह घर तो पहले ही हमारे नाम है, तो फिर क्यों ना हम माँ जी को वृद्धाश्रम भेज दें। अब इनकी वजह से हम लोग ना कहीं आ सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। कहीं जाएंगे भी तो इन्हें साथ लेकर जाना पड़ेगा। और वैसे भी अब बुढ़ापे में उनके खर्चे भी तो बढ़ गए हैं। इनके खाने का खर्चा, इनके ओढ़ने पहनने का खर्चा, इनकी दवाई का खर्चा, हम कहाँ तक इनका बोझ उठाएंगे। दोनों बहू बेटों को पट्टी पढ़ा रही थी। बेटों ने भी अपनी पत्नी की बात को सहमति जताते हुए अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की हामी भर ली। चलो ठीक है, 2-4 दिन में हम माँ को वृद्धाश्रम भेजने का इंतजाम करेंगे। देवकी जी जो कि दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। बेटे बहू की यह बात सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला तो चुपचाप जाकर फिर कमरे में बैठ गई। अब तो देवकी जी से भी सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे और बहू बच्चों के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे थे। जाने से पहले कोई सी भी बहू ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उनकी सास घर में अकेली है तो उनके खाने के लिए कुछ बनाकर ही चली जाए। देवकी जी बाहर आंगन में चारपाई पर बैठी रही।
आज इतने बड़े परिवार के होते हुए भी देवकी जी अकेलेपन और भूखमरी की मार झेल रही थी। उनकी पड़ोस की सहेली शांति जी, जो अक्सर उनके साथ मंदिर जाती थी, खाली समय में उनके पास आकर बैठ गई। शांति जी को जब महसूस हुआ कि वह गुमसुम सी है तो वह पूछ बैठी, क्या हुआ देवकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? शांति जी के कई बार पूछने पर देवकी जी ने उन्हें सारी बातें बता दी कि आज उनके बेटे भी बहुओं के होकर रह गए। खाने में बासी रोटी खिलाते हैं और ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाते हैं कि वह बासी रोटी भी हलक से नहीं उतरती। बोलते बोलते देवकी जी की आंखें भर आई और गला रूंध गया। मैंने तो सोचा था बेटों के साथ मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। हम दोनों पति पत्नी ने इन्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी की, घर बनाया, क्या कुछ नहीं किया इनके लिए। लेकिन आज यह दो दो बेटों से अपनी एक माँ नहीं रखी जा रही। पर अब यह मुझे रखेंगे भी क्यों? इनका मकसद तो पूरा हो गया। गांव वाली ज़मीन भी धोखे से अपने नाम करवा ली। मेरे ही घर में मेरे रहने के लिए अब जगह नहीं है। अब तो बात मुझे वृद्ध आश्रम भेजने तक की आ गई है। कहते हुए देवकी जी फूट फूट कर रोने लगी। देवकी जी शांति जी से अपने दुख बांट रही थी कि तभी अचानक उनकी बेटी राधिका भी वहां पहुंच गई। अपनी मां को रोता हुआ देखकर राधिका बोली, मां, आप तो बोल रही थी कि भैया और भाभी आपकी बड़ी सेवा करते हैं, तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं राधिका, तूने तो आने से पहले बताया भी नहीं। माँ, बात को मत काटो, मुझे सच सच बताओ बात क्या है। उस दिन फ़ोन पर भी मुझे तुम्हारी बातों से महसूस हो गया था कि तुम परेशान हो। देवकी जी बात को काटने लगी। नहीं राधिका, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहीं बैठी शांति जी बोली, बस देवकी क्यों झूठ बोल रही है? यह तेरी अपनी सगी बेटी है, क्यों छुपा रही है इससे अपने जालिम बेटे बहू की करतूतें? अच्छा हुआ राधिका जो तू यहाँ चली आई। मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ कैसे एक एक दिन काट रही है। शांति जी ने सारी बात राधिका से बता दी, जिसे सुनकर राधिका दंग रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके भाई इतने नीचे गिर जाएंगे। यह सारी बातें सुनकर राधिका का पति बोला, माँ जी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वकील है। आप एक काम कीजिए, अपने प्रॉपर्टी के कागज़ उठाइए और हमारे साथ चलिए। बेटी और दामाद के कहने पर देवकी जी उनके साथ चली गई। वकील ने जब सारे कागजात देखे और सारे हालातों के बारे में बताया, वकील बोला, देवकी जी आप चिंता मत कीजिए, यह कागजात तो आपको हक दिलाने में बड़े काम आएंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। फिर कागजी कार्रवाई शुरू की गई। जैसे तैसे 2 दिन बीते। दोनों बेटे सुबह सुबह देवकी से बोले, अब हमसे तुम्हारा बोझ नहीं उठाया जाएगा माँ, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्ध आश्रम में कर दिया है। यह बात सुनकर देवकी जी फिर से हैरानी से उन्हें देखने लगी। दोनों बहू देवकी जी का बैग जमाकर बाहर ले आई। उसी समय राधिका और उसका पति वकील के साथ घर पहुंच गए। दोनों बहू राधिका को देखकर तमतमाते हुए बोली, अच्छा तो नंदरानी, आप भी अपना हिस्सा लेने के लिए वकील को साथ लेकर आई हो। फिर दोनों भाई बोले, अरे संपत्ति तो अब हमारी है, देने वाले ने तो अपने हाथों से हमारे नाम की है, अब इस पर सिर्फ हम दोनों भाइयों का अधिकार है। यह बात सुनकर राधिका को गुस्सा आ गया और उसने 2 थप्पड़ खींचकर अपने भाइयों के गाल पर रख दिए। शर्म नहीं आती? जैसे तुम खुद हो दूसरों को भी ऐसा ही समझते हो। मैं तुम जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे मैं तो माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने ही यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने जीवन के अंतिम समय को बाबूजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती है। लेकिन तुम दोनों ने तो इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आने का पूरा प्लान बना लिया है। तुम लोग शायद भूल गए हो कि यह घर आज भी माँ के नाम है, जिस पर सबसे पहला अधिकार माँ का है। तभी बड़ा भाई बोला, इस पर अब माँ का कोई अधिकार नहीं है। वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने ये घर हमारे नाम कर दिया था। अब की बार फिर से 2 जोरदार थप्पड़ देवकी जी ने बेटों के गाल पर रख दिए और बोली, तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले यह घर और ज़मीन मेरे नाम कर दी थी और साथ में यह भी लिखवा दिया था कि मेरे जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं ही रहूँगी। शायद वह भी तुम लोगों की नीयत जान चुके थे, इसलिए उन्होंने मरने से पहले ही वसीयत में बदलाव कर दिए थे। फिर वकील बोला, जैसा जैसा तुम्हारी माँ ने बताया है, तुम्हारे पिताजी ने ठीक वैसा ही कागजात में लिखवाया है। कागजातों के हिसाब से आज की तारीख में यह घर और
आपके पिताजी की, गांव की ज़मीन सब तुम्हारी माँ के नाम है। वह जैसा चाहे उनका इस्तेमाल कर सकती है, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। ये सारी बातें सुनकर बेटा और बहू हक्के बक्के रह गए। अब देवकी जी पहले जैसी कमज़ोर नहीं रही थी। अब उन्होंने बेटों को सबक सिखाने के लिए जल्द से जल्द घर खाली करने के लिए बोल दिया। घर खाली करने की बात सुनकर बेटे बहू देवकी जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बेटा, जब तुमने ही मुझे दुत्कारने से पहले यह नहीं सोचा कि इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? अब ना कोई मेरा बेटा है और ना ही मैं किसी की माँ हूँ। कहते हुए देवकी जी ने दोनों बेटों को घर से बाहर कर दिया। फिर उन्होंने अपनी वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की ज़मीन पर सिर्फ उनकी बेटी का अधिकार होगा। उन्होंने अपने ऊपर की 2 मंजिल किराए पर उठा दी और नीचे खुद रहती है। घर का जो भी किराया आता है वह अकेली देवकी जी के लिए काफ़ी है। उसी में ही वो अपना जीवन गुजर आराम से कर रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को देवकी जी का फैसला कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।